Hi friends, I'm Shekhar Kumar, a 2010 batch IRS officer of Customs and Central Excise, which is now renamed as Customs, GST and Central Excise. आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी सर्विस है उसका क्या महत्व है, Why is it important for the nation, and अगर आप अपनी डाफ भर रहे हैं तो आप इसको किस अरेंजमेंट में रख सकते हैं, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दिस सर्विस वुड प्रोवाइड यू टू सर्व द नेशन। जब मैं 2010 में इस सर्विस को ज्वाइन किया, आई गेव द एग्ज़ाम ऑफ सिविल सर्विसेज जस्ट एज एनीबडी गिव्स, क्योंकि हम सब आईएएस बनना चाहते हैं वह सोचकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और जब ज्वाइन करने जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, देयर आर अदर सर्विसेज विच आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसमें से भारतीय राजस्व सेवा वैसी ही एक सर्विस है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के रूप में 1963 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की स्थापना हुई थी, और मैं CBEC, जिसको अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कहा जा रहा है जब से GST देश में आया है, उसके अंतर्गत काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमारा बोर्ड काम करता है, और हमारे बोर्ड के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, ही इज़ द चेयरमैन। उनके अंदर या उनके साथ कह लीजिए 6 मेंबर्स काम करते हैं, जो दिन ब दिन जो सुपरविजन है या कोऑर्डिनेशन है पूरे देश में अमंगस्ट जोन्स एंड ऑफिसर्स देखते हैं। एंड हमारे यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है, दैट इज़ काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एंड उसके अंदर जो जोन्स हैं जो पूरे देश भर में हैं, दोज आर इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़। तो एक जोन का जो हेड होता है, आइदर ही इज़ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर टू द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रैंक के ऑफिसर होते हैं, हु आर इक्विवेलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक कमिश्नरेट में देर आर डिफरेंट डिविजन्स। तो कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स होता है, और डिवीज़न उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होती है, विच इज़ हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। तो जब हम सेलेक्ट होकर यूपीएससी के माध्यम से आते हैं, वी स्टार्ट आवर कैरियर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड GST और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। एंड जोन्स कस्टम्स के अलग हैं, सेंट्रल एक्साइज, GST एंड सर्विस टैक्स के जोन्स अलग हैं, बिकॉज उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। कस्टम्स इज काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शनल टैक्स, so that you have to look into whatever is coming within the nation. You are at the frontier and you assess whatever is coming, what is the duty to be collected, whether that product is under the laws allowed to come into India or not, whether it is a prohibited or a dutiable good. So these are like technical terms which you would learn once you join the training. But जो रेवेन्यू अर्निंग है, अगर आप देखते हैं देश में जो रेवेन्यू अर्न होता है उसका अराउंड 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट होता है और 50% डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट होता है। एंड दिस रेवेन्यू इज स्पेंड बाय अथॉरिटीज़ हु आर इनटू द सर्विस लाइक IAS और IPS एक्सेट्रा, ताकि आम जनता के लिए सरकार जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो सके। तो आप कह सकते हैं कि आप यू आर द ब्रेड अर्नर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जो देश सेवात कर संचय, जो कि हमारी सर्विस का मोटो है,
देश सेवा के लिए आप टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, तो 1 रुपये आप किसी से ज़्यादा टैक्स ले भी नहीं सकते और 1 रुपये ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज द टैक्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हैज़ टू बी एज पर लॉ, और उसके अंतर्गत आपको नेचुरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए सबको सुनना भी है, पर जो लीगल आपके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरी दृढ़ता के साथ निभाना भी है। तो इस बार आप अगर पूरे विश्व में घूमेंगे तो कहीं पर भी एक जनरल जो मेंटालिटी है लोगों में, वो ये चाहते हैं कि जितना कम से कम टैक्स देना पड़े उनके लिए अच्छा है। बट अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो किस तरह से डेवलपमेंटल जो वर्क है या जो सिक्योरिटी है या और भी जो उसके नियमानुसार काम है वो कैसे करेगी। तो इसके लिए इन रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट हम लोगों को देखना है कि किस तरह से आप जनता को बिना मतलब परेशान किए और सरकार की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा कर सके। इसके लिए IRS, चाहे वो इनकम टैक्स हो या हमारी सर्विस हो, वी गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्डर टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज अब सरकार ने ट्रेनिंग नियमों के अनुसार इंटरनेशनल अटैचमेंट करवाए जाते हैं, जिसमें आप around for 2 weeks you go to different nations and see how is the customs working over there, what is the internal revenue collection functioning, and you learn from the best practices. जैसे कि मैं अपनी ट्रेनिंग में सिंगापुर गया था, हमारे जूनियर्स US गए थे, और आजकल जो लोग हैं वो यूरोप जाते हैं बिकॉज वहाँ के पोर्ट्स आर सेटिंग गुड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। वो लर्निंग तो होती ही है। एकेडमी में जब आप ज्वाइन करते हैं, like first you get called for your FC foundational course which is around for 3.5 months, and in December you get a call from the academy to join the professional training or the service training. तो ट्रेनिंग जो है राष्ट्रीय अकादमी जो है हमारी नासीन, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, ये फरीदाबाद में स्थित है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग का कुछ पार्ट बैंगलोर एंड मुंबई जो हमारी जोनल अकेडमीज़ हैं वहाँ पर भी होता है। लाइक दीज आर बीइंग डेवलप्ड इनटू एज बेट स्टैंडर्ड्स एज कैन बी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर जगह हर सर्विस में एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारी एकेडमी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी उस समय इनटेक अराउंड 40 to 60 ऑफिसर्स का होता था। उसको सोचते हुए करीब 100 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो सिंस 2008 वी आर हैविंग एन इनटेक ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ 140 टू अराउंड 240 मैक्स, और अब GST के आने के बाद द इनटेक हैज़ reduced टू अराउंड 100. So that's why the batch was divided into 2 or 3 parts as per the batch strength, and a comprehensive training has to be provided. So there is an intermingling. You get to know the working structure of the zones. So अगर आप मान लीजिए फरीदाबाद में हैं तो आपको नॉर्दर्न जोन के बारे में तो अच्छे से पता चलता ही है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट अटैचमेंट्स यू गेट टू नो हाउ इज़ द वर्किंग इन द साउथ or the west or the eastern part of the country, so that you learn what are the best practices, what are the drawbacks, and अगर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिलती है, since it's a central service, you can be posted anywhere around India, and there is a transfer policy as per which maximum in a zone you can stay for 14 to 16 years, and then during your whole career span you are expected to work at least in 3 zones. So that when either you come into the policy making or to the board as a member or a chairman, you know what is happening around the country. ये तो बात हो गई किस तरह से हल्का फुल्का आपको मैंने एक रूपरेखा दी काम होता है। बट मैं अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारी ट्रेनिंग इट्स लाइक completely diverse and as interesting as it can be, because वहाँ पे इन क्लास ट्रेनिंग के साथ साथ यू गेट आउटडोर ट्रेनिंग
and you get to interact with other services as well. तो जैसे कि ट्रेनिंग है आजकल जो हो रही है, it is divided into modules: customs, central excise and service tax, GST, enforcement, and then attachment to learn how to use arms and drill practices, etc. Then there are certain courses which are conducted by National Law School of Bangalore to understand the finer legal aspects of law. DGFT, Director General of Foreign Trade and Ministry of Commerce, हमारी trade policy को decide करती हैं, but they take input from our board. Since whenever the imports take place, we have to levy customs duty on the products, so that we, under our WTO obligations, we do national treatment of imported goods as well as safeguard our domestic industry. तो इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी एक 2 सप्ताह की ट्रेनिंग कराती है जिसमें फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ बताए जाते हैं, हाउ वी हैव टू मीट आवर WTO obligations and commitments. And then there is a wildlife institute training in Dehradun. Since आजकल देखा गया है कि जो wildlife trade है which is illegal, since you cannot import or export wildlife from any country without following the CITES protocol etc. तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, and customs has been playing a very important role. अगर आप आजकल न्यूज़पेपर्स देखेंगे या रिपोर्ट्स देखेंगे तो you would see how the custom officers are playing an important role in stopping this illegal trade in wildlife. And like जैसे red sanders है, which is also a prohibited category of good, I would say it's a kind of tree which you cannot import outside, though it is much in demand in international market for its medicinal properties. But to safeguard it, we have to be always on the alert. So a role of customs officer or a GST officer is to maintain economic security and sovereignty of the nation. और आप जितना ही अपने काम में कुशल होंगे, आप उतनी ही देश की सेवा कर सकेंगे. आपके लिए जो टारगेट पॉपुलेशन है वो आपके करीब 1.25 करोड़ असेसीज हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, और आपको उसमें और बढ़ोतरी करनी है सो दैट यू इंक्रीज द टैक्स बेस, कीप द रेट्स एट सच अ stable thing that people come ahead themselves voluntarily to pay taxes more and more. Indian Institute of Foreign Trade के साथ फॉरेन ट्रेड के कंप्लीट एस्पेक्ट्स की 2 वीक की करीब ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि एज रेवेन्यू ऑफिसर्स हाउ डू यू प्लान पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू मीट द WTO कमिटमेंट्स. आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान आप आर्मी, कोस्ट गार्ड एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक PSF उनके साथ भी आपकी ट्रेनिंग होती है, बिकॉज ड्यूरिंग योर कस्टम्स पोस्टिंग्स when you are at the land custom stations or at ports, you have to interact with these services as well, because Coast Guard takes care of the whole water body around 12 nautical miles from the coastline, and customs has caught hold of smuggling and different kind of modus operandi while working with them and had made good catches. BSF और चाहे सीमा सुरक्षा बल हो या CISF हो जो कि एयरपोर्ट्स पे रहती हैं, तो when you are posted as Assistant Commissioner of Customs at the airports, you have to interact with them, because कितनी बार ये होता है कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उसमें ये बहुत आपको हेल्प करते हैं. देयर इज़ अ काइंड ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कैमराडरी. एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब एज असिस्टेंट कमिश्नर कहीं भी पोस्ट होते हैं तो आपका वर्किंग कैसा होता है. व्हेन यू गेट पोस्टेड इनटू डिवीजन, देयर इज़ होल गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़ यू हैव टू लुक आफ्टर, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शंस, बट यू हैव टू लुक आफ्टर शो कॉज नोटिसेस, एडजुडिकेशन जिसमें आप एज काइंड ऑफ जज काम करते हो, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन.
देन आपको टैक्स रेवेन्यू एरियाज जो होते हैं उसकी कलेक्शन भी करनी होती है, तो उसमें भी आपका एक एनफोर्समेंट फंक्शन है। वो कितनी बार आपको सेटलमेंट कमीशन या जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें डिपार्टमेंटल स्टैंड को रिप्रेजेंट करने जाना होता है। देयर यू एक्ट एज अ लॉयर and you have to have frequent meetings with topmost assessees in order to know what would be the revenue profile of your division throughout the financial year, so that the reporting which is made to the headquarters is correct, as जो आप रिपोर्ट करते हैं उस बेसिस पे गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट इट रिवाइजेज इट पीरियोडिकली। एंड इंडिपेंडेंट इन डिविजन यू आर इंडिपेंडेंट, you have to look after around 40 to 45 staff who is under you, and the division may have jurisdiction corresponding with the district, or it may have 2 or more districts within it, और जहाँ पे ज़्यादा economic activity है वहाँ पे within a district or there can be 3 or 4 divisions. So general functioning में you don't have to interact that much with district administration or the police as such. But yes, you have to maintain liaison with your income tax counterparts, and a person who is around international boundaries has to maintain liaison with maybe sometimes intelligence bureau, so that you get kind of feedback. And इसमें as revenue officer आपको केवल ऑफिस में बैठे नहीं रहना पड़ता है, यू हैव टू डू रेको। अगर आप मान लीजिए किसी के अगेंस्ट, यू हैव टू टेक अ काइंड ऑफ रेड मैकेनिज्म भी होता है। व्हेन यू गेट इंटेलिजेंस यू गेट अप्रूवल ऑफ योर कंट्रोलिंग अथॉरिटी लाइक कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, सो you may have to go for those enforcement functions, but in customs you are the person who issues such warrants, because उसमें त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत होती है। जबकि जीएसटी और ये है कि एक हिस्टोरिकल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स पे है, और उसमें तुरंत अगर कोई करता भी है तो यू कैन गो बैक 5 years एंड फाइंड आउट थ्रू योर इंटेलिजेंट आई वुड से रिकॉग्नाइजेंस कि वो कितना टैक्स इवेट कर रहा है। ये तो हो गई डिवीजन की फंक्शनिंग। व्हेन यू आर इन हेडक्वार्टर्स यू सपोर्ट योर कमिश्नर in looking after maybe around 6 to 7 divisions, have good supervision, sort out problems with trade associations within the commissionerate, and किसी भी एक कमिश्नरेट में करीब करीब 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। and if you compare it with like hierarchy in state administration, तो जो IAS होते हैं when they become district commissioners they look after a district, and then there is divisional commissioner who looks after 4 to 5 districts. So similar kind of arrangement is here, but then the rank wise officers are different. And in zones the chief commissioner looks after the staff, and a zone may have a strength of around 1,000 people. And if you see the statistics, the cost of collection of revenue in India is not more than ₹1 for every ₹100 collected. So we are very efficient that ways. And अगर आप अभी latest ease of doing business की rankings भी देखिएगा तो it's because customs has done a lot of improvements by using information technology and listening to the trade associations as well as imbibing the global best practices. We have started doing direct port delivery, so that the turnaround time for cargo is around 24 to 48 hours, and this reduces the cost. GST जो आया है अभी in like July 2017, it has led to reduction in time of travel, since जो बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट्स होते थे अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो अब हट गए हैं। सेंटर में चेक नाका लगाया जाता था जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता था कि येस अ काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज़ देयर वेयर पीपल आर ट्राइंग टू इवेट टैक्सेस, बट जो चेक नाकाज हम देखते थे व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट बाउंड्री टू अनदर, इट वाज बाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो नाउ सिंस इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, there's more coordination, and as a officer
when you are posted into GST commissionerates, you have to look after both the collection of state as well as central GST. So this change has provided a lot of opportunities to make our revenue services one of the best in the world. I can say with much certainty that like we are one of the best, at least in South Asia, but we have to aspire to be the best in the world. We have to learn from Canadian, Australian and certain European nation revenue administrations. ये तो बात हो गई एक होलिस्टिक की, और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नाउ सिंस आई एम वर्किंग इन द टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आई गेट अ चांस टू इंटरेक्ट on a monthly basis, sometimes quarterly, with different kind of revenue administrations, and we get chances to go abroad for getting trained. Just say I went to University of Chicago, since World Bank is helping us develop certain tax models which can be used for prediction analysis in a systematic way and help us plan maybe 25 years down the line also. Similarly, International Monetary Fund is helping in capacity building of both central and state government officers. And you can go on deputation after like 9 years of your career to different ministries and help implement. So on deputation front, you can go to CBI, Enforcement Directorate, and all the ministries as deputy secretaries or directors or joint secretaries as per your rank, and there is no hindrance since like our officers are working in cabinet secretariat, in PMO, in commerce ministry, in Department of Economic Affairs and foreign ministry. So like there are ample opportunities which you will get in order to work along with different kind of service mates. अब मैं आपको बताऊंगा कि एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपकी एकेडमी में रूटीन क्या होती है. In morning at 6 a.m. onwards, you start with your physical training, which is compulsory and is of around 1.5 hours. After that, your classes start from 9:30 a.m. onwards, which ends around 5. And after that, you have sports facilities like swimming, basketball, volleyball, lawn tennis, squash, and football. And it's like kind of compulsory to play any of those games. Then you have TT and other sports facilities as well. और उसके बाद you interact with your fellow probationers, not only during class but after class, because there are cultural activities which are on special occasions as well as monthly. Then there are internal competitions. We have lot of clubs like media club, extracurricular activities club, social service club, environmental club, which have their own activities, or film exhibition clubs, and so that you can cultivate your hobbies. Because हमारी जो सर्विस है उसमें there is work life balance, since it's more oriented towards a kind of fixed profile or fixed hours of service from 9 to maybe around 7-8 when you are in the field. You get time to devote to your family, pursue your hobbies on Saturdays and Sundays. But while you are posted in enforcement bodies like DRI or DGGI, it's kind of 24/7 job, because evasion activities can take place at any point of time, and you may have to go around the country because your jurisdiction is all India then, in order to prevent any kind of intelligence, any kind of revenue evasion activities. Since you would have your informer, you have to maintain utmost sanctity of his anonymity and work. And there has been so good cases that you feel proud to be a customs officer or a GST officer, because आप जब revenue collect करते हो and then you are one step ahead of people who are trying to avoid paying taxes or evade taxes, you feel good कि yes, you are doing something for the common man, because this revenue would be used for their betterment.
एंड जब आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, when you do hand holding for them, you tell them yes, these are the laws, how you need to follow them, you feel good that you are helping them out because they are the common mass for you. जो big corporates होते हैं, they keep a battery of lawyers, CAs, etc. and they know the law. But जो small enterprises हैं, जो अभी since we have now many starts up, so you do activities for them. You go and tell them yes, you have to do this way. Like we have a completely dedicated directorate of publicity and public relations which comes out with all kind of FAQs, pamphlets and activities which makes people aware. Like as an officer, I got the opportunity to go to different schools and interact with students of 11th, 12th, and they ask pinpointed questions. Yes, as a revenue officer, what are you doing and how is the revenue being spent? So in such a aware situation, your responsibility becomes immense. Now I would like to tell you what are the pros of the service or the benefits of coming into the service. It's unlike income tax, our service is uniform service because as assistant or deputy commissioners you get to wear uniform, जो पुलिस की वर्दी और कोस्ट नेवी की वर्दी उसके समानांतर है. Then here you get an opportunity to work overseas because we have our customs overseas intelligence networks in major countries of the world. You get a chance to work in United Nations or World Custom Organization posted at Brussels, and you sometimes get an opportunity to work in different embassies because now the interaction with countries is not only on matters of security but economics of trade is one of the strategic, I would say, inputs. So you get to help in shaping the policy of the country with other nations as well, and deputation is always open to you. And if you are interested in enforcement activities, you can always go on deputation to directorates like DRI, DGGI, CBI, ED, or in cabinet secretariat, etc. Then in our service there is a work-life balance, so you can devote time to your family as well as to the office. The cons or the drawbacks of the service are not so much, but yes, you do not get the paraphernalia which you get into a district administration or as in police, but those are not the factors on basis of which you decide the choice of a service. So अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं या आपका लीगल इंटरेस्ट है या आप फाइनेंस में अच्छे हैं या आपको लॉ की जानकारी है और आप चाहते हैं आप, क्योंकि इस सर्विस में आपको हमेशा अप टू डेटेड रहना पड़ेगा कि इंटरनेशनली क्या अच्छा चल रहा है, और हमारे यहाँ जो भी है हमेशा कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर दिन ब दिन निकलते रहते हैं, तो यू हैव टू बी ऑलवेज अपडेटेड, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग. सो अगर आप में वो है तो आप इस सर्विस को हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं. और सिंस यू गेट टू इंटरेक्ट विद अदर सर्विस मेट्स, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, as well as budding, I would say, entrepreneurs. So you get that satisfaction in the service. In terms of career progression, इस सर्विस में आप एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं और आपके पास स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने का चांस भी रहता है, बिकॉज वी हैव अराउंड 20+ पोस्ट्स एट द टॉप मोस्ट लेवल. And in terms of salary, the structure is same around all the services. So while filling your DAF, you should fill it as per your inclination and as per your interest. Because जब हम लोग फॉर्म फिल करते थे तो हमें IAS और IPS के अलावा किसी और सर्विसेज के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन जितनी भी सर्विसेज हैं 24-25, सबका अपना महत्व है और सब अपनी तरफ से देश के लिए ही काम कर रहे हैं. और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स और GST और कस्टम्स में आना चाहते हैं तो आपके पास अगर लीगल बेंट ऑफ माइंड है एंड अगर आप
मेटिकुलस काम कर सकते हैं, या आप ऑडिट फंक्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं, या आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जुड़ी खबरों में आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन ऑलवेज लर्न इट एंड डू योर बेस्ट. And if you are interested in having a lesser stress and work-life balance, so our service is the best, I would say. So you are most welcome, and please always talk to your parents or seniors or people from different services, or see these videos uploaded by DKT, which is a very good initiative, which would help you in deciding the further course of your professional life. So thank you all, and hope to hear from you. Thank you.